जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवान। मैं सुदेश कुमार, सेवा जोहार। आप सभी को आज हम एक हमारे समाज के बहुत समझदार और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के विषय में थोड़ी हम चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपना समय दिया है वो अतुलनीय है। उस महान शख्सियत का नाम है पेनवाशी पेरुमाल लाल श्याम शाह। लाल श्याम शाह वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने समय में आदिवासी और आदिवासियत के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया। आदिवासी पहचान के लिए कोई संवैधानिक तरीके से आगे नहीं आ पाता था उस जमाने में। वैसा महान जानकार और संघर्षशील व्यक्ति जिनको हम लाल श्याम शाह के नाम से जानते हैं, वो उनका जन्म 1919 में मोहला क्षेत्र के पानावरस गांव में हुआ। जन्म के समय अपना बचपन जैसे बिताए, पढ़ाई लिखाई अपना किए। चूंकि यह जमींदार के घर में जन्म लिए और इन्होंने उन सब समस्याओं को नहीं देखा बचपन में, लेकिन जैसे जैसे ये युवावस्था में गए, इन्होंने देखा, महसूस किया, समझा कि इस देश के आदिवासियों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। क्योंकि वो स्वयं आदिवासी थे, इस धरती के मूल निवासी थे। उन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया। कैसे? वो इस तरह से, उनकी एक बेहतरीन कहानी एक हम लोग सुने हैं। एक बार कोई बहुत बड़ा अधिकारी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, हो सकता है सरकार के नुमाइंदगी के रूप में, वो उनसे मिलने के लिए कुछ लोग गए थे और वह अपने खेत में काम कर रहे थे और काम करवा रहे थे। यानी जो खेती बाड़ी का काम था वो करवा रहे थे। उन्होंने वो स्वयं मजदूरों के संग लग करके वहां पर धान रोपाई की कार्य कर रहे थे। काफी धूप, तगड़ी धूप थी। तो वहां के लोग जो थे, मजदूर थे, वो मजदूर को मजदूर भी नहीं मानते थे, एक अपना भाई मानते थे, अपने सगे जैसा व्यवहार करते थे। वो जो खाते थे वही उनके मजदूर भी खाते थे, उनके संग बैठकर भोजन करते थे। कहने के लिए वो राजा थे, उनके नाम के आगे राजा लगता था। वह उनका नाम राजा लाल श्याम शाह के नाम से जाना जाता था। लेकिन इतने सरल स्वभाव के थे कि मजदूरों के संग बैठना, रहना और उनकी समस्याओं को दूर करना उनके लिए एक शौक था। तो जब खेती में काम करते तो काफी धूप में थे, तो वहां के लोगों ने उनको काफी रिक्वेस्ट किया कि राजा जी, आप किनारे हो जाइए, हम लोग अपना काम कर लेंगे। आप धूप में क्यों हैं, आप किनारे बैठ जाइए। तो बहुत जिद करने के बाद ये लोग जिद किए और तब जाके राजा लाल श्याम शाह जी वो खेत के किनारे एक पेड़ था उसी के नीचे आकर बैठे। और बैठने के बाद अभी बैठे ही थे तब तक कुछ लोग मिलने के लिए आए, और आकर के उन्हीं से पूछा कि हम राजा जी से मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मिल लीजिए, तो थोड़ा बुलवाओ। भावना ये थी कि जो अधिकारी, जो विशेष लोग मिलने आए थे, वह समझते थे कि यह एक माली है, यह एक नौकर है।
उनके मन में भावना थी कि मैं किसी नौकर से कह रहा हूं कि अपने राजा से मिलवाओ। और तो उन्होंने स्पष्ट पूछा कि कौन से राजा की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो राजा लाल श्याम शाह जी है। तो बोले कि हाँ है। तो उन्हें से तो मिलना है। तो तब उन्होंने कहा कि एक बार फिर कहा, उन लोगों ने फिर कहा कि अरे मैं ही हूं भाई, मैं ही हूं लाल श्याम शाह। तब जाके वो भौचक्के रह गए कि पूरे हाथ और पैर में और यहाँ तक कपड़े में वो कीचड़ के छींटे जो बुआई करने में लगे थे, पूरा हाथ पैर अभी सना हुआ था, क्योंकि तुरंते आकर बैठे थे अभी। और वो देख करके अचंभित हो गए कि ऐसा कोई राजा हो सकता है जो मजदूरों के संग बैठ करके इस खेत में काम करता हो। ये गोंडवाना की शख्सियत है कि हम किसी को अलग नहीं करने देते। उनकी सोच थी उनकी ऐसी कि वो अपने लोगों को अपने जैसा ही समझते थे। उनको ऊंचा और नीचे की भावना में नहीं रखते थे। ऐसी इनकी शख्सियत की कहानी याद है। ऐसे ही एक कहानी और है कि जब प्रधानमंत्री नेहरू जी प्रधानमंत्री नेहरू जी जब चुन लिए गए थे, तब उन्होंने श्याम लाल श्याम शाह जी से लोगों ने अपनी व्यथा बताई। तो लाल श्याम शाह जी प्रधानमंत्री नेहरू जी से मिलने की बात की और मिलने के लिए अडिग हो गए। और यहाँ तक कि वो दिल्ली नहीं गए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो दिल्ली नहीं गए। वह लगभग 30,000 आदिवासियों को लेकर के अपने ही क्षेत्र में, यानी कि जो रायपुर क्षेत्र था, उधर छत्तीसगढ़, आज तो छत्तीसगढ़ है, उधर के क्षेत्र में वो कूच कर दिए कि हम आदिवासी इस देश के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। और इतनी इतनी बड़ी जन सैलाब लेकर के वो चल दिए और मिले। मिले भी कैसे, ये भी एक बहुत रोचक बात है हमारे लाल श्याम शाह के विषय में कि उन्होंने जब इस बात को फैलाई कि हम उनसे प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, पंडित नेहरू जी से मिलना चाहते हैं। तो पंडित नेहरू जी इनके बारे में सर्च किए और समझे और पूछताछ की, जानकारी किए। और काफ़ी बातें उनकी जो मांग थी उसके लिए अंत में आए, मिलने के लिए आए। और बहुत लोगों ने मना किया, बहुत लोगों ने मना किया कि क्या मिलने जाना है, ऐसे ही कोई कर्मचारी जा करके वहां पे मिल लेगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद पंडित नेहरू जी ने मिलने का ठाना। और ठानने के बाद समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री तिरुमाल कैलाश नाथ काटजू के संग होकर के पंडित नेहरू जी अ, उस भीड़ में मिलने के लिए चले गए। और सारे प्रोटोकॉल, जो सैकड़ों जो पुलिसकर्मी थे, उनको दरकिनार करते हुए उस भीड़ में स्वयं चले जाते हैं। और जो जानते हैं कि आदिवासी हैं, आदिवासी नुकसान नहीं करते हैं, उनको पहले से इस बारे में जानकारी थी। चूंकि प्रधानमंत्री थे तो लोग प्रशासनिक सेवा वाले लोग डर भी रहे थे कि कुछ हो जाएगा इसलिए। लेकिन उनको पता लग गया था कि आदिवासी लोग कभी किसी का नुकसान नहीं करते। इसलिए वह बेधड़क उनके इस भीड़ में घुसते गए और घुस करके लाल श्याम शाह जी से वार्ता करने के लिए बैठ गए। और बात करते करते वहां पर बहुत ही विशेष एक गुणवान बात समझ में आई कि आखिर लाल श्याम शाह क्या चाहते थे। उनकी मांग तो दो थी, उसमें से एक प्रमुख मांग जो आज के समय भी उतना ही चरितार्थ है, उतना ही डिमांडेड है, जो हम लोग स्वयं चाहते हैं, चाहे जो भी हमारे नेता हैं वो सब चाहते हैं। समाज को एकजुट करने के लिए चाहिए, हमारी अस्मिता उससे जुड़ी हुई है, हमारे अस्तित्व उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो चीज़ है। उन्होंने एक बात रखी कि हम आदिवासी हैं, हम गोंडवाना के वासी हैं। हम आदिवासी हैं, हम गोंडवाना के वासी हैं। और गोंडवाना की धरती पर यह देश बना है, इसलिए कम से कम इस भारत देश में जैसे पंजाब के लोगों के लिए पंजाब मिल गया, तमिल के लिए तमिल बोलने वालों को तमिलनाडु मिल गया, और बंगाली बोलने वालों को बंगाल मिल गया। हाँ, जो भी जहाँ का गुजराती बोलने वालों को गुजरात मिल गया।
वैसे जो भाषा थी उसके आधार पर आपने राज्य गठित कर दिया है, लेकिन हम गोंडी भाषा को बोलने वाले लोग, हम गोंडी संप्रदाय के लोग, हम गोंडवाना के लोग जो गोंडियन संस्कृति को हजारों हजार साल से अपनाते रहे हैं, उसे कभी हमने छोड़ा नहीं। जो जो वर्तमान धरती की बात करें, विज्ञान के आधार पे जिसे सिद्ध किया है कि आधी धरती का नाम गोंडवाना रहा है, उस गोंडवाना की उन्होंने बात की उस ज़माने में। उस ज़माने में उन्होंने गोंडवाना की बात की कि कम से कम आज का जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, नीचे तेलंगाना का इलाका है, जिसे किसी ज़माने में हम लोग अपने न्यूज़ जब बचपन में न्यूज़ चैनल पर देखते थे, दूरदर्शन पे देखते थे, तो उसमें विदर्भ एक शब्द आता था, विदर्भ प्रदेश। उस विदर्भ प्रदेश को जोड़ते हुए उस ज़माने में उन्होंने गोंडवाना राज्य की स्थापना की बात उन्होंने की। ये तो पूरा देश ही गोंडवाना का है, लेकिन कम से कम जब भारत बना तो ये गोंडवाना राज्य के रूप में भी हमारी पहचान बनी रहे। हमको वो गोंडवाना राज्य की स्थापना करने को दीजिए कि हमारी समस्याएं न रहें, हम आप समस्याओं को वहां पर लागू न होने दें, समस्याओं को निवारण कर सके जब राज्य रहेगा तो इसमें गलत भी नहीं था। जो बंगाली बोलता था उसके लिए बंगाल मिला, जो गुजराती बोलता था उसे गुजरात मिला, जो उड़िया बोलता था उसे उड़ीसा मिला, जो तमिल बोलता था, तेलुगु बोलता था, उसे तमिल मिला। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो भाषाई आधार पर दिए गए थे। तो हम गोंडवाना, गोंड भाषी लोग, गोंडी संस्कृति के लोग, जो गोंडी भाषा हमारी है, वो गोंड समुदाय से आते थे और गोंड समुदाय का बहुत बड़ा एक जत्था होता था, जो करीब करीब आधा महाराष्ट्र और पूरा आज का छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पूरे भारत में गोंड समुदाय के लोग बसते हैं। करीब करीब 10 राज्यों में बसते हैं और वहाँ पे भाषा बोली भी जाती है आज के समय में भी। तो हम उस जमाने में उन्होंने गोंडवाना के लिए लड़ा, गोंडवाना राज्य के लिए लड़ा और अपनी बात रखी। तो फिर भी प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस बात को सुन करके कहा कि जल्द से जल्द आपकी इन समस्याओं से आपको निर्वाह किया जाएगा, आपको ये समस्याएं अब नहीं दिखेंगी, हम इस पर काम जल्द से जल्द करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो संविधान में थी, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और अन्य जो भाषा के तौर पे जो बनाई गई थी, वो तो लागू होती गई, संविधान में भी दिया गया था, लागू होती गई, लेकिन जो गोंडवाना राज्य का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। और उन्होंने देखा कि समस्याएं इस तरह से लागू नहीं हो पा रही हैं, तो कुछ लोगों ने, वहां के कुछ लोगों ने इसको समझा और कहा कि नहीं राजा जी, आप जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ करके इसमें भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक इसको सुधारने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने अपने बलबूते उन्होंने चुनाव के लिए पर्चा भरा और चुनाव के लिए पर्चा भरा। बेशक उसमें वो हार गए, कांग्रेस का ही कोई प्रत्याशी था, उससे वो हार गए थे। चूंकि वे निर्दलीय भरते थे, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन थे कि कांग्रेस बोलती थी कि हमारे हमारे बैनर तले चुनाव लड़िए, हमारे टिकट तले चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके टिकट से चुनाव लड़ेंगे, हम किसी पार्टी से होकर के चुनाव लड़ेंगे, तो हम उस पार्टी की लाइन पे चलना पड़ेगा। और हम आदिवासियों की बात करते हैं, हम गोंडवाना की अस्मिता की बात करते हैं, हम उस बात पे नहीं चल पाएंगे, इसलिए हम निर्दल होकर लड़ेंगे, हम कांग्रेस के टिकट से नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने जब चुनाव लड़ा और तो कांग्रेस के ही जो लड़ने वाले नेता थे उससे कम दूरी पर हार गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर चुनाव हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपचुनाव। 1-2 साल में हो जाता है, चुनाव हो जाता है किसी कारण से। तो जब चुनाव हुआ, फिर से चुनाव हुआ, तो उसमें फिर उन्होंने पर्चा भरा और बड़ी दमदारी से लड़े और पूरा बहुमत उनको मिला। करीब करीब उसमें जितना से वो हारे थे, उसे 3 गुना वोट से जीत गए।
3 गुना वोट से जीत गए और तब जा करके उन्होंने जीत का परचम ले करके और अपने आदिवासी पहचान के लिए, आदिवासी शब्द के लिए, आदिवासियों की परेशानी के लिए वह दिल्ली के लिए लड़ते गए। अंततः देखा उन्होंने कि ये परेशानी समस्या का हल नहीं हो रहा है, कुछ समस्या का हल हो भी गया था। फिर एक बार और दिल्ली के लिए कूच की, वहाँ के मुख्यमंत्री को दिया, दिल्ली को दिया। क्या दिया कि वहाँ पर अवैध कटाई होने लगी, वहाँ पर जो जंगल थे उसकी अवैध कटाई होने लगी। इस पर उन्होंने जाकर मिलने का काम किया, उस पर कुछ काम नहीं हुआ आधिकारिक रूप से, वो कटाई चलती रही, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। आज के दौर में ऐसा नहीं होता है। आज के दौर में होता है कि कितना भी जघन्य अपराध होता रहे, कोई बात नहीं, मुझे बस नोट चाहिए और किसी का भी गला कटता रहे। आज के नेता तो यही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना विधायकी दांव पे लगाया और इस्तीफा दे दिया और वहां से वो रिटर्न हो गए। बोले कि जब मैं जिस क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर सकता हूं, मैं वहां का विधायक होकर के क्या करूंगा, इसीलिए मैं अपने विधायकी पद से त्याग पत्र देता हूं। उन्होंने त्याग पत्र दिया, चूंकि निर्दल थे, और फिर चुनाव हुआ, त्याग पत्र दिया, फिर चुनाव हुआ, और फिर वो कांग्रेस के लोग लड़े, अन्य लोग लड़े, और यह फिर लड़े और फिर जीत गए। ऐसा 4 बार, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा, या अभी भी नहीं हो पाता है, आज तक के इतिहास में पहली बार है कि 5 साल में किसी जगह पर 4 बार चुनाव होते हैं, और एक बार तो वो जीतते हैं कांग्रेस वाले, अब बाकी 3 बार लगातार लाल श्याम शाह जी बार बार जीतते रहते हैं। तो इतिहास में पहली बार है, इसके अलावा कभी नहीं हुआ है। वहां की जनता इसके लिए अंततः वहां की कटाई रोकनी पड़ी, जो जंगल की अवैध कटाई रोकनी पड़ी, और वह कार्यक्रम को उन्होंने सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। फिर एक बार उन्होंने देखा कि पूरे ये महाराष्ट्र की तरफ आदिवासियों के साथ अवहेलना की जा रही है, परेशान किया जा रहा है, तो उन्होंने फिर एक बार धमकी दी। उन्होंने धमकी क्या, स्पष्ट रूप से कहा कि जब मैं आदिवासी की आवाज नहीं बन सकता हूं, तो मुझे आदिवासी का नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया और आदिवासियों की लड़ाई लड़ते रहे, फिर से विधायक हुए, और विधायक होने के बाद उन्होंने दूसरी जगह से चुनाव लड़ने का प्रयास किया, आदिवासियों के लड़ते रहे। तो हम ऐसे शख्सियत की बात करते हैं जिन्होंने आदिवासी परंपरा, आदिवासियत और गोंडवाना की अस्मिता और गोंडवाना राज्य की स्थापना करने के लिए 1952 में ही अपना बिगुल फूंक दिया था। और आज के नेता भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे अन्य लोग, जो हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी उसी गोंडवाना राज्य की स्थापना के लिए तो आज भी लड़ते रहे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, ना लाल श्याम शाह हैं, ना दादा हीरा सिंह मरकाम हैं, लेकिन वह बात आज भी चल रही है, वह कार्य आज भी चल रहा है, और लाल श्याम शाह के उन संदर्भों की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। जय। बातों को विराम देते हुए आपको मेरा सेवा जोहार। आप मेरी बातों को गौर से सुने, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय गोंडवाना।